जो जीने की जो ड्यूरेशन है उसका, वो अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक का होता है, ठीक है। 2 to 4 वीक्स का होता है। 2 to 4 वीक्स तक वो वहां पे सरवाइव करेंगे, वहीं रहेंगे, एंड देन उसके बाद वो ग्रेजुअली जो है वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मरने के बाद वो वहीं पर ग्रेजुअली जो है वो उसी कैविटी में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ डेड पार्टिकल्स के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन वहीं पर हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर था। क्लियर हुआ? मैं आगे कर चलती हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। सुहानी लोधी जी का क्वेश्चन था। क्यों? मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम वेटिंग पर है, थोड़ा पैसेंस रखिए। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माला एंड टैबलेट का यूज पीरियड्स लाने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए, जो पीरियड्स लाने के लिए जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो होती हैं हार्मोनल पिल्स होती हैं। उसमें भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। आप यूज कर सकते हैं, बट मैं यही एडवाइस करूंगी कि ये बिना किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी किसी को आप प्रिस्क्राइब ना करें, ठीक है। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं केवल वही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज हमेशा अगर महिला ने उसको यूज कर लिया पीरियड्स लाने के लिए, तो पहले तो हमें कारण पता करना पड़ेगा कि उस महिला के पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या वो हार्मोन डिपेंडेंट लेडी है, हार्मोन लेने के बाद ही उसके पीरियड्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, दैट मीन्स कि कुछ पैथोलॉजी चल रही है। और कई बार उन पैथोलॉजी में ये हार्मफुल इफेक्ट्स दिखा सकती हैं, इसीलिए कृपया करके आप प्रिस्क्राइब ना करें, पहले थॉरोली चेक कर लें कि पीरियड्स क्यों नहीं आए हैं, और दवाई देनी है तो कितने डोजेस में देनी है, ठीक है। दूसरा है, जो पीरियड्स के समय बैक एक होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन जो होता है, क्या उसमें पेन किलर देना सही है? तो मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी कि पेन ड्यूरिंग मेंसेस, आमतौर पे महिलाओं को मेंसेस माहवारी के दौरान हल्का फुल्का दर्द जो है वो होता है, नॉर्मल है। अगर वो असहनीय हो जाए, दर्द सहने लायक ना रहे, उस कंडीशन में पहले जैसे मैंने बताया कि इसे हम बोलते हैं मेडिकली डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया 2 टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर उसमें कोई पैथोलॉजी उसके ऑर्गन में नहीं दिख रही है, यूट्रस में नहीं दिख रही है, ओवरीज में नहीं दिख रही है, पर स्टिल उसको दर्द हो रहा है, चेक करने के बाद आपको पता चला किसी भी तरीके की कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो वहां पर आप उनको वहां पे मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। बट अगर पैथोलॉजी है, किसी पैथोलॉजी की वजह से उसे माहवारी के दौरान कमर में दर्द, पेट में दर्द जो है हो रहा है, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड, गठान हो गई, ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, उसकी वजह से दर्द है, तो वहां पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई देना हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही उनको दवाई का कितना डोज देना है, बॉडी की सेंसिटिविटी के हिसाब से उनको आपको डोज देना पड़ेगा, ठीक है सुहानी जी। सुहानी लोधी जी हैं या अयोध्या प्रसाद जी का क्वेश्चन है? यही तो क्वेश्चन है मेरे पास जी। ये सुहानी लोधी जी का था। ठीक है, तो अयोध्या प्रसाद जी का कोई क्वेश्चन, इरफान जी का मेरे पास है, हाँ इरफान खान जी का क्वेश्चन है। एबॉर्शन की टैबलेट्स जो हैं उनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। एबॉर्शन की जो टैबलेट्स होती हैं, जैसे कि हमने एमटीबी पिल के नाम से जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा
अलॉटेड होती हैं और वो वहीं पर उन्हें दवाइयां जो है वो खिलाई जाती हैं, ठीक है, वो घर ले जाने के लिए नहीं दी जाती है। मोस्टली जो गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं वो उनको अपने ही सामने वो दवाइयां जो डोजेज होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डोजेज होते हैं, वो अपने सामने ही खिलाते हैं। एबॉर्शन खाने का साइड इफेक्ट अगर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर से लिया जा रहा है, रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा लिया जा रहा है, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, 6 वीक्स की प्रेगनेंसी, विद इन 12 वीक्स जो है या 8 वीक्स जो है वो प्रेगनेंसी पिल से टर्मिनेट हो जाती है। बट अगर मोर देन दिस है और पिल ले लिए महिला ने बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना, तो साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाए, ठीक है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन में जा सकती है, मतलब कि पूरा एबॉर्शन नहीं होगा, वहां पे मैकेनिकल हेल्प लेनी पड़ सकती है। हेलो, हाँ जी मैम। मेरा वीडियो शायद ऑफ हो गया है, हाँ ठीक है। तो आपको साइड इफेक्ट में यही है कि कितना डोज, कितनी वीक्स की प्रेगनेंसी है, यूट्रस कितना बल्की हो चुका है, उस पे डिपेंड करता है कि उस महिला को डोज ओरल पिल देने से वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी या डीएनई करवाना पड़ेगा उसका, ठीक है। अगर बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो कोई भी दवा ले लेती है तो उस कंडीशन में उसके यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस रप्चर भी हो सकता है और फीमेल लाइफ टाइम के लिए इनफर्टाइल भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा है कि मेल नसबंदी अगर हो जाती है, ठीक है, अगर मेल में अगर नसबंदी हो गई है और वो दोबारा से पिता बनता है, कोई ऐसी हैपनिंग हो गई है, उसके बाद अगर वो फर्दर प्लान करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है। तो देखिए क्या होता है ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी में, ट्यूब्स की जो दो एंड ट्यूब जो होता है उसको कट करके लाइगेट कर देते हैं, ठीक है, उसको बांध दिया जाता है। बट कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर फर्दर वो प्लान करना चाहते हैं तो कई बार फिर से ऑपरेटिव प्रोसीजर करके उस ट्यूब को कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि स्पर्म ऑलरेडी बन रहे होते हैं तो वो स्पर्म ट्रैवल करके उस ट्यूब से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ऑपरेटिव प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा जो कि ट्यूब को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। अब एक और उन्हीं का क्वेश्चन था इरफान जी का, टैबलेट का नेम जो है क्वेश्चन ये था कि जो भविष्य में आप खुद भी डॉक्टर बनने वाले होंगे तो टैबलेट जो है जो मैंने नाम बताए थे, माला एन और माला डी जो आती हैं वो टैबलेट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल सेटअप में या पीएचसी सेंटर्स पे जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो इन्हीं दो नाम से ही दी जाती हैं, ठीक है इरफान जी। हाँ बट मैम जैसे ये टेबलेट आप बता रहे हैं माला यानी तो अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आती है जो 21 डेज तक चलती है, बट जो एबॉर्शन की जो टेबलेट आती है एबॉर्शन के लिए उस टेबलेट और जिस तरह के इंजेक्शन भी लगते हैं 3 मंथ के इंजेक्शन लगते हैं, तो इंजेक्शन के भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? हाँ, इंजेक्शन का साइड इफेक्ट ये है कि मैंने बताया था आपको कि इंजेक्शन का पहला साइड इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट पुट ऑन करने लगती है महिला, उसका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर लंबे समय तक इंजेक्टेबल महिला ले रही है जो 3 मंथ के इंटरवल में लेना है और वो काफी लंबे समय तक उस कॉन्ट्रासेप्टिव को इस्तेमाल कर रही है तो कई बार उसका साइड इफेक्ट ये देखा गया है कि उस महिला के मेंसेस ही आना बंद हो जाते हैं, एमिनोरिया में चली जाती है। एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मेनोपॉज नहीं, मेनोपॉज में कंप्लीटली बंद हो जाएंगे, इसमें एमिनोरिया की कंडीशन होगी। ये म्यूट करिए, आप कौन है? मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। नहीं आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा उनको, जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन भेजा है मैं केवल आज उन्हीं का आंसर दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे में हमारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आप लोग समझिए कुछ चीजों को। मैम मेरा क्वेश्चन है वशिष्ठ जी को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा।
इंजेक्टेबल में जो प्रॉब्लम आती है वो एक आती है प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि एमिनोरिया महिला को डेवलप हो जाता है, मतलब मेंसेस उसके बंद हो जाते हैं, अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। फिर जैसे ही उसका इंजेक्टेबल स्टॉप होगा, विड्रॉवल पीरियड जब चला जाएगा, वॉश आउट पीरियड उसका खत्म हो जाएगा, तो फिर से जो है वो धीरे धीरे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था कि उसका वेट जो है वो काफी बढ़ना शुरू हो जाता है महिला का। तो ये मेजर साइड इफेक्ट जो है वो इंजेक्टेबल के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे इसके प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करें हम। हाँ जी मैम। जी, अच्छा इरफान जी, इनका एक और प्रॉब्लम ये आता है कि ब्लीडिंग, इंजेक्टेबल लेने से ब्लीडिंग कई बार जो है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे भी कई हद तक जो है उसकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। कई बार महिला को सिर्फ स्पॉटिंग होके रह जाता है, ठीक है। कई बार उसको एक दिन दिखेगा, अगर 5 डेज जाता था तो कई बार उसका होता है कि डेज कम हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग इश्यूज उसके साथ होना शुरू हो जाते हैं एमिनोरिया के साथ। और कई बार ये होता है कि लोअर एब्डोमिनल पेन जो है उसको कई बार बना ही रहता है, ठीक है। ये उसके कुछ हानिकारक या साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं कि हेडेक होना, वर्टाइगो होना, मछली देके उल्टी होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इंजेक्टेबल के। ठीक है इरफान जी। हाँ जी, बट मैम क्या रहता है, जैसे मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और एक्चुअली क्या कस्टमर बहुत सारे आते हैं मेरे पास, तो कोई मतलब पेशेंट क्या डॉक्टर को बता नहीं पाते, मतलब लेडी बता नहीं पाती और जेंट्स पूछ नहीं सकते, तो उस कंडीशन में ये भी कोई मैं आपको क्वेश्चन आता है देखिए मैम? इरफान जी, मैं बहुत जेन्युइन आपको एक एडवाइस दूंगी। आप ऑल्दो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, बट बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप हाथ इन केसेस में ना डालें, क्योंकि ये मेडिको लीगल केसेस में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, बट ये टेबलेट का पूछ रहा था मैं, जो चॉइस टेबलेट आती है, मालाडी टेबलेट आती है, इसकी ये पूछते हैं कि इनको यार ज्यादा समय तक लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट है इनके, इनको हाँ, लेना साइड चाहिए इफेक्ट कि नहीं है लेना इनका। चाहिए? मालाडी अगर बहुत लंबे समय तक, या आपने हार्मोनल पिल किसी महिला को बहुत लंबे समय तक, जैसे साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कई बार इसकी वजह से भी शरीर में हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से ओवेरियन प्रॉब्लम, यूटेराइन प्रॉब्लम जो है उनमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उनकी साइकिल कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी और कई बार उनकी साइकिल हार्मोन डिपेंडेंट हो जाती है। जब तक दवाई नहीं लेंगे तब तक उनकी फिर साइकिल जो है वो नहीं आएगी। ये ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो साइकिल होती है, हार्मोनल चेंज होता है, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। आप समझिए, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक टंकी लगी है, ठीक है, घर के छत पे एक टंकी है, आपने आपको पता है कि नगर निगम के नल के कनेक्शन से वो टंकी 1 घंटे में भरेगी, और आपने बोरवेल का कनेक्शन भी उस टंकी में लगवा दिया, तो वो टंकी क्या होगी, जो आधे घंटे में भरती थी वो 10 से 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही पूरी भर जाएगी। इसी तरीके से बॉडी में हार्मोन्स का ओवर सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ओवर सिंथेसिस किसी चीज का होगा तो वो अपने दुष्परिणाम शरीर पर दिखाएगी, ठीक है। ओके, शुक्रिया मैम। हाँ जी, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एसटीडी, ठीक है। एसटीडी एवं चर्म रोग चैप्टर है नेक्स्ट। बाकी जिनके और क्वेश्चन थे जो अभी मिड ऑफ द क्लास पूछना चाह रहे थे, वो कृपया करके वशिष्ठ जी को भेज दें। आपकी नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेरी को शांत कर दिया जाएगा, ठीक है। एसटीडी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसटीडी का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, बहुत बार सुनने में आया होगा, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी डिसीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद किसी मेल को या फीमेल को अगर हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं एसटीडी, ठीक है। एसटीडी जब नाम दिमाग में आता है तो इमीडिएटली क्लिक करता है कौन सी डिसीज सबसे पहले, तो आता है दिमाग में एड्स के बारे में, ठीक है। अब एड्स क्या होता है? एड्स सबने सुना है, गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोग्राम जो हैं वो रन करके रखे हैं कि एड्स क्या होता है। एड्स का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड, मैं रिपीट कर रही हूँ, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो खुद से धारण या लिया गया हो कहीं से, ठीक है, किसी जगह से को लिया गया है, इन्फेक्शन को लिया गया है, जो कि इम्यून सिस्टम के
शरीर के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पे कुछ लक्षण जो है वो पैदा करना शुरू करता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, तो ये एक वायरल डिसीज है, वायरस के द्वारा जो है वो शरीर में कुछ सिम्टम या लक्षण जो है वो डेवलप करता है। उस वायरस का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये एक वायरल डिसीज है, वायरस के द्वारा होती है, किसी भी पर्सन से किसको ट्रांसमिट हो सकती है। ये HIV क्या करता है, ये वायरस बेसिकली शरीर में जब हमारी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको धीरे धीरे ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसको कंप्लीटली खत्म कर देता है। अब जब ये कंप्लीटली जब खत्म हो जाता है तो शरीर जो है वो वीक होके कुछ लक्षण डेवलप करना या देना शुरू कर देता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो WBC आप सबको पता है, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल, देखिए चैट में आप लोग ये खांसी के कारण, BP के कारण, ये इस तरीके के क्वेश्चन आप रिलेवेंट टू आपके जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्स गायनी, उससे रिलेटेड आप पूछे मुझसे क्वेश्चन तो अच्छा होगा। ठीक है, हाँ, ये जो है WBC जो काउंट होते हैं या WBC सेल्स जो होते हैं, जो कि हम इससे बोलते हैं कि मिलिट्री गार्ड होते हैं या पुलिस गार्ड की तरह काम करते हैं। हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो ये WBC सेल्स जो हैं अपना नंबर बढ़ा के वो उस डिसीज से लड़ना शुरू कर देते हैं। बट HIV के कंडीशन में क्या होता है, ये WBC सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब WBC सेल्स, गार्डिंग सेल्स ही नहीं रहेंगे, फाइटिंग सेल्स ही नहीं रहेंगे, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या डिसीज से लड़ने की क्षमता जो है वो ग्रेजुअली स्टॉप हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ही ये सिम्टम देना शुरू करेंगे। एक वर्ड लगा हुआ है एड्स में, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, लक्षणों का ग्रुप या झुंड जो होता है उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम। बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स जो है बॉडी में दिखना शुरू होते हैं, पता ही नहीं चलता ये किस डिसीज के लक्षण है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम। क्लियर? जब ये HIV वायरस हमारे शरीर में एंटर करना शुरू करता है, अफेक्ट करता है, तो हम उसे बोलते हैं कुछ समय के बाद, जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन हुआ है HIV वायरस से, इमीडिएटली सिम्टम नहीं डेवलप होंगे कभी भी, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी पर्सन इन्फेक्टेड होगा HIV वायरस से, उसके लगभग 7 से 10 साल के अंदर में धीरे धीरे, मैंने एक शब्द प्रयोग किया है कि ये धीरे धीरे व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है या बॉडी की इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद बॉडी वीक होके लक्षण देना शुरू करती है। तो ये धीरे धीरे का समय कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 साल का जो उसका टाइम पीरियड होगा, उतना समय उसको लगेगा बॉडी को कंप्लीटली वीक करने के लिए। ठीक है, 7 से 10 साल के बाद धीरे धीरे फिर बॉडी में कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। 7 से 10 साल तक के बीच में पर्सन आपको एकदम हेल्दी दिखेगा, एक्टिव दिखेगा, बट वो कैरियर कहलाएगा, उसके अंदर वो वायरस है और वो किसी को ट्रांसमिट कर सकता है वो इन्फेक्शन। ठीक है, आपको बाहर से तो हेल्दी दिखेगा लेकिन शरीर के अंदर वो वायरस प्रेजेंट रहेगा एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे ही वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपना वायरस जो है वो दूसरे को ट्रांसमिट कर देगा, या हम कह सकते हैं वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कर देगा और उस पर्सन को भी वो इन्फेक्टेड कर देगा। 7 से 10 साल के बाद धीरे धीरे वो वायरस जो है वो बहुत एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और अपना लक्षण जो है वो शरीर में देना शुरू कर देगा। ठीक है, जब शरीर में कुछ लक्षण डेवलप होते हैं तो वो क्यों डेवलप होते हैं, ये HIV वायरस, WBC सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें एक स्पेसिफिक होता है T लिम्फोसाइट्स, जो कि डिसीज से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल है।
ये टी लिम्फोसाइट्स को ये कंप्लीटली HIV वायरस जो है वो उसको खाना या उसके फंक्शन को स्टॉप करना या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, खत्म करना शुरू कर दे। अब जब HIV वायरस, अब ये क्या होगा, ब्लड में अपनी फैक्ट्री बना लेगा HIV वायरस, बहुत सारे वायरसेस बना देगा, HIV रिलीज करता जाएगा, और ये वायरसेस जो हैं वो टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स जो हैं उनके फंक्शंस को खत्म करना शुरू कर दे। अब जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं बचेगी शरीर में, तो वो जरा से भी किसी भी कोल्ड के कांटेक्ट में आया तो इमीडिएटली उसको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे लक्षण जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। हम ये कह देंगे उस पर्सन की खुद की डिसीज फाइटिंग कैपेसिटी जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि HIV के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप साउंड नहीं है मैडम, साउंड। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो जी मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही मैम, आ रही है। जी मैम आ रही। हेलो यस मैम। जी मैम, यस मैम, आने लगी। जी मैम आवाज पूरी आ रही। मैम, यस मैम, कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सर्वर का इशू है, तो हो सकता है बीच में शायद ये बंद हो जाए। अगर हो जाता है तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, कि मोड ऑफ स्प्रेड की हम बात कर रहे थे, ये किस तरीके से HIV वायरस जो है वो फैलता है। तो मेनली ये इन्फेक्टेड पर्सन से ही फैलना चाहिए। ठीक है, तो पहला आपको स्प्रेड में याद आना चाहिए कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस या शारीरिक संबंध किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर बना लिया है किसी प्रिकॉशन के लिए बिना, बैरियर मेथड यूज किए बिना, तो उस कंडीशन में ये शरीर में एंटर कर जाएगा और सामने वाले पर्सन को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निडल, इन्फेक्टेड निडल, सुइयों का इस्तेमाल इन्फेक्टेड। तो आमतौर पे आप अगर देखें, जो प्रचलन था गांव में, हम देखें टैटू बनाने का, गोदना बनाने का जो प्रचलन था या है अभी भी, वो लोकल होते हैं, घर घर जाके टैटू बना रहे हैं, गोदना बना रहे हैं, वो निडल को स्टेरलाइज ही नहीं करते हैं। अब जब निडल स्टेरलाइज ही नहीं होगी, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्टेड पर्सन का उन्होंने गोदना या टैटू बनाया, तो वो निडल इन्फेक्टेड हो गई और वो दूसरे पर्सन को जब बनाएगा तो वो कितने लोगों को वो इन्फेक्शन फैलता जाएगा। तो इन्फेक्टेड निडल एक ये हो सकता है। हॉस्पिटल में या कोई ऐसे हॉस्पिटल सेटअप है जहाँ पे स्टेरलाइजेशन या वन टाइम यूज निडल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसके थ्रू इन्फेक्शन फैल सकता है। कान और नाक छेदने वाले जो होते हैं, जो घूम घूम के कान नाक छेदते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास कोई स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, वो उन्होंने एक का छेदा, दूसरे का छेदा, पियर्सिंग के दौरान ये ब्लड निकलता है और वो इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे को इस तरीके से निडल के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून के थ्रू। ठीक है, ब्लड के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हुआ है या किसी पर्सन को ब्लड की नीड है और वो बिना चेकअप के दूसरे पर्सन से उसने सेम ब्लड ग्रुप होने की वजह से ले लिया बिना चेकअप करवाए, उस कंडीशन में अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड था तो वो इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दूसरे पर्सन को। ठीक है, इस तरीके से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट इज इन्फेक्टेड मदर। अगर मदर को इन्फेक्शन है तो वो अपने बच्चे को, पैदा होने वाले बच्चे को ये इन्फेक्शन बाय बर्थ जो है वो दे सकती है। ठीक है, ये मोड ऑफ स्प्रेड का एक कारण है, ये एक चैनल है, जैसे ये कहां से कहां जा सकता है। क्लियर? तो पहला इन्फेक्टेड निडल, अनप्रोटेक्टेड कोइटस या इंटरकोर्स, थर्ड है इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्टेड मदर के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है किसी को भी। क्लियर? अब एड्स
कैसे नहीं फैलता है। अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति के आप संपर्क में आ रहे हैं तो जो आम धारणा होती है कि अरे उससे दूर रहना है, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि टच करने से वो आपको स्प्रेड कर जाएगा। ठीक, तो ये कैसे स्प्रेड नहीं करता है? किसी HIV इन्फेक्टेड या एड्स इन्फेक्टेड पर्सन से बात करने से। मेरी आवाज आ रही है? किसी को मेरी शायद आवाज नहीं आ रही, मुझे मैसेज कर रहे हैं। आ रही मैम, आवाज क्लियर आ रही है। आ रही मैडम, आ रही है। ठीक है, आ रही है तो ठीक है। तो कैसे ये स्प्रेड नहीं करेगा? तो जब भी हमारी जो आम तौर पे जो धारणा होती है एज अ ह्यूमन बीइंग कि अरे ये तो एड्स वाला व्यक्ति है, इससे बात नहीं करनी है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। किसी से बात करने से, किसी को छूने से, उसके छींकने से, खांसने से ये बीमारी जो है वो नहीं फैलेगी। ठीक है, एज अ मेडिकल पर्सन आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं है कि टच करने से, उसके कपड़ों का इस्तेमाल करने से, उस जिस वॉशरूम में या टॉयलेट का वो इस्तेमाल कर रहा है, उस टॉयलेट को अगर आपने इस्तेमाल करा, उससे ये स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, उसके थाली में खाने से ये स्प्रेड नहीं होगा। स्विमिंग पूल सेम स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने से ये स्प्रेड नहीं होगा। तो किन कारणों से स्प्रेड हो सकता है? जो 4 बेसिक रीजन मैंने दिए वो है उसका रीजन कि ये इस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। और कैसे ये स्प्रेड नहीं होगा? तो हमें इसको छुआछूत की बीमारी या बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट नहीं करना है सामने वाले पर्सन को। वैसे ही वो इतने अपनी डिसीज को लेके इतना ज्यादा चिंतित है और आपने उसको इग्नोर करा, नेग्लेक्ट करा, तो उस कंडीशन में ये और ज्यादा उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा, सर्वाइवल उसका डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे, नेक्स्ट इसका जो हेडिंग है जिसमें हम जा रहे हैं कि क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि ये मच्छर या मक्खी से भी ये स्प्रेड नहीं होता है। अगर छींका है पर्सन ने तो एयर ड्रॉपलेट जो हम बोलते हैं, जैसे टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है इट इज एन इन्फेक्टेड डिसीज है, वो छींकने से एक ड्रॉपलेट फॉर्म जब होता है उससे स्प्रेड हो जाता है। लेकिन एड्स कभी भी छींकने से, खांसने से स्प्रेड नहीं होगा, मच्छर के काटने से स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं इसमें क्या क्या लक्षण आपको साइन एंड सिम्पटम जो है वो मिल सकते हैं। म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम आपको दिख सकते हैं। तो मेजरली जिसमें कुछ हफ्तों के बाद जैसे ही बॉडी कंप्लीटली वीक हो जाती है तो ग्रेजुअली इसमें कुछ लक्षण जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो सिम्टम में सबसे पहले आता है इसमें फ्लू के सिम्टम। अब फ्लू के सिम्टम क्या होते हैं? सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, शरीर में दर्द, ये कुछ फ्लू के सिम्टम जो है पर्सन को देखने को मिल सकते हैं। बुखार आना, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होना, सिर दर्द की शिकायत जो है वो बार बार बनी रहना। ठीक है, ये लक्षण जो है समय समय पर कुछ समय के लिए दिखेंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर दिखेंगे, फिर बंद हो जाएंगे। इससे पर्सन को ही समझ में नहीं आ पाता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है या ये नॉर्मल कोल्ड कोराइजा उसको या सर्दी जुकाम जो है वो चल रहा है। इसीलिए बोला जाता है सर्दी जुकाम को भी हल्के में नहीं लेना है। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर कभी भी मेडिसिन ना दें अपनी तरफ से, क्योंकि पर्सन को वो तकलीफ किस कारण से हो रही है वो जानना जरूरी है। कोई मेजर या गंभीर समस्या तो नहीं है उसके इस मामूली से सिम्टम के पीछे। अगर उसमें वो ड्रग रिएक्ट कर गई तो उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि ये कॉमन कोल्ड कोराइजा है या एड्स की वजह से या कोई मेजर डिसऑर्डर की वजह से उसको ये लक्षण शरीर पे दिख रहे हैं। क्योंकि एड्स में भी बुखार रहना, सिर दर्द रहना, सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द, ये लक्षण जो है ऑन एंड ऑफ जो है वो बने रहते हैं। ठीक है, दूसरे जो लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं प्रारंभिक स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जो देखने को मिलते हैं वो थकान है। थोड़ा सा भी काम करेंगे तो थकान, वीकनेस जो है उसको फील होना शुरू हो जाएगी। किसी अन्य बिना किसी कारण के कई बार अचानक से शरीर का वजन जो है वो कम होना शुरू होने लगता है।
डॉक्टर साहब मैं खाता तो बहुत अच्छे से हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, पहले की तरह रूटीन चल रहा है मेरा, लेकिन मेरा शरीर का वजन जो है वो अपने आप बहुत जल्दी तेजी से गिरना शुरू हो रहा है। तो ये गंभीर बीमारी है, इसमें कोई भी वेट गेन टॉनिक नहीं देना है आपको, चेक करवाना है कि वेट रिड्यूस होने के पीछे क्या रीजन है। ठीक है, 1 महीने से ज्यादा अगर बुखार का लगातार रहना, पसीना आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, घबराहट होना, बुखार कंटिन्यूअसली बना हुआ है 1 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए, तो भी आपको चेक करवाना है कि ये कहीं एड्स तो नहीं है। ठीक है, 1 महीने से अधिक समय के लिए अगर पर्सन को लूज मोशन बने हुए हैं, लूज मोशन या दस्त की शिकायत अगर उसे बनी हुई है, तो उस कंडीशन में भी ये आपका इसको लाइट नहीं लेके चलना है। ये गंभीर समस्या है कि 1 महीने हो गया लेकिन अभी भी दस्त की शिकायत उसकी नहीं जा रही है, तो भी ये इंडिकेट करेगा कि हाँ ये कुछ मेजर डिसऑर्डर या बहुत मेजर डिस्टर्बेंसेस जो है वो शरीर के अंदर जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा शरीर पे कई बार चेहरे पे या किसी एक निचले हिस्से पर या चेहरे पे, गर्दन पे, गालों पे, बगल में कई बार जो है सूजन की शिकायत जो है वो पर्सन के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। मुंह के अंदर छालों की शिकायत, बट ये आम छाले नहीं होंगे, जैसे नॉर्मल लाल कलर के छाले जो दिखते हैं वैसे छाले ना रह के इसमें सफेद कलर के छाले जो हैं वो मुंह के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो सफेद छाले जो हैं वो इंडिकेट करते हैं मेजर डिसऑर्डर को, और अगर लालीपन लिए छाले हैं तो वो कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके के आपको छाले दिखेंगे, सफेदी लिए हुए छाले जो हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक माइक बंद कर रहे हैं। ये आप लोग जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो प्लीज म्यूट कर लिया करें। मैं म्यूट करती हूँ, आप लोग ये कौन है, मोइनुद्दीन जी, मोहम्मद मोइनुद्दीन जी, आप अपना म्यूट करें, मैं म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर ले रहे हैं बार बार। आप अगर ऐसी तरीके से करेंगे तो आप अननेसेसरली मुझे आपको फिर रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। आप म्यूट करें प्लीज। मैडम जो भी बार बार अनम्यूट करता मैडम उसको तत्काल वहां से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि रोज परेशानी बनती है। ठीक है, मोइनुद्दीन जी, शायद मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि म्यूट कैसे होता है, तो आप अपने घर में किसी की मदद ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने घर में किसी से पूछ लें कि म्यूट कैसे होता है, शायद वो टेक्निकली अनम्यूट हो जा रहा है आपसे। ठीक है, मैं देख रही हूँ यहाँ से कोई इश्यू जा रही है आपके मोबाइल में। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे इसमें कि डायग्नोसिस हम क्या करवा सकते हैं या डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं कि जब किसी HIV या एड्स वाला पर्सन आ रहा है तो क्या क्या हम जांचें करवा सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ लक्षणों के आधार पे पहले तो आपको कंफर्म करना है कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये HIV एड्स वाली कैटेगरी में आ रहा है या किसी और लक्षण की तरफ ये आपका नजरिया ले जा सकता है, प्रोग्नोसिस बनाने की जिसे हम बात करते हैं। तो डायग्नोसिस हमें अगर करवाना है तो एक टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, एलिजा का फुल फॉर्म होता है, एलिजा टेस्ट होता है जो कि हम इसके लिए करवाते हैं। इसके अलावा हम वेस्टर्न ब्लॉट BLOT वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये टेस्ट हम करवाते हैं जिससे कि ये सब ब्लड से ही होते हैं और कोई तरीका नहीं है इनका, ब्लड से ही टेस्ट करवाया जाता है। और जो भी टेस्ट करवाता है, क्योंकि सरकार के कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसमें कि हम रिवील नहीं करते हैं कि इसको गोपनीय रखा जाता है, जो भी HIV का अपना जो टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे उसको गोपनीय रखा जाता है और इसको दूसरों को नहीं बताया जाता है। तो पेशेंट एकदम फ्री होके इसको अपना टेस्ट जो है वो करवा सकता है अगर उसको कोई भी डाउट है।
और जो भी डॉक्टर इसको टेस्ट के लिए एडवाइस कर रहा है वो भी इस मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लीक नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेडिको लीगल एथिक्स में आता है कि एक पेशेंट की बात दूसरे पेशेंट को या दूसरे लोगों को रिवील नहीं करते हैं जब तक कि सामने वाले की कंसेंट ना हो, मर्जी ना हो, तब तक नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि अस्पताल में करवाए जाते हैं। संजय भानुदास शिंदे जी प्लीज म्यूट करें आप लोग। मैं 3 से 4 बार नोटिस करूंगी, अगर बार बार ये प्रॉब्लम जाएगी तो मुझे मैं रिमूव कर दूंगी, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, ऐसे बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मेन टेस्ट हमें करवाना है वो एलिजा टेस्ट है। दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो है वो ब्लड से करवाया जाता है, और ये हॉस्पिटल सेटअप में ये टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। क्लियर? अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जो कि हम कल करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर किसी के जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू आपके जो टॉपिक आज जो हमने पढ़ा है, आप वशिष्ठ जी को आप व्हाट्सएप कर दें, वो मुझे दे देंगे। ठीक है, जितने भी लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप लोग वहां पे टाइप नहीं कर पा रहे हैं, आप मैन्युअली उसको राइट डाउन करके भेज सकते हैं, जिससे कि हम उसको स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में उसको ब्रीफिंग कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रही हूं। मैडम एक क्वेश्चन था मैडम एक क्वेश्चन था। रानी सिंह चौधरी जी, आप प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए उनको, हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि मेरे आगे दूसरे और भी चीजें हैं, तो मैं आपको कल श्योरली मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, मैं मीटिंग को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू एवरीवन, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू।